गांधी जी ने वकील होते हुए और नेहरू जी ने भी वकील होते हुए भगत सिंह जी के लिए केस नहीं लड़ा। क्या सच्चाई है इसके पीछे? गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं जो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता, अहिंसा परमो धर्म का रास्ता देकर गए हैं। अब बात आती है देश के बंटवारे की और एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा की, एक ऐसे महापुरुष की। हालांकि और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में जो फांसी चढ़ गए, 23 साल की, मात्र 23 वर्ष की उम्र में वो फांसी झूल गए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीर भगत सिंह, शहीद आजम वीर भगत सिंह को पूरा देश भूल नहीं सकता। अब दोनों नाम जब आते हैं, मंजिल एक थी लेकिन रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह जी कहते थे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, वहीं गांधी जी अहिंसा में अपना आस्था रखते थे। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ हमारे पूज्य गुरुजी, बस इतना ही रखियो गुरुजी, सुशील कुमार जी हैं। बस बड़े अच्छे तरीके से हर बात रखी, आज बात करेंगे। गुरुजी पहले स्वागत है आपका गांव गुआंढ में। भाई अनुरुद्ध जी, बहुत सारा आशीर्वाद आपको कि आपने मुझे फिर चुना कोई बात रखने के लिए, समाज में कोई मैसेज देने के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा कि आप कोई मैसेज कन्वे करने के लिए मुझे चुन रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों, आपके जो है श्रोताओं को बहुत सारा धन्यवाद। बताओ, ये जो प्रकरण आप सुन रहे होंगे, बचपन से सुनते ही हम भी आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, गांधी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और गांधी जी ने वकील होते हुए और नेहरू जी ने भी वकील होते हुए भगत सिंह जी के लिए केस नहीं लड़ा। क्या सच्चाई है इसके पीछे? अनिरुद्ध भाई, ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा कितनी भी हो सकती है, जो गांधीयन विचारधारा के लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते, या जिसे सच्चाई का पता है वो ऐसा नहीं मानने का। अगर मुझे कहीं सच्चाई का पता है, जितना मैं जानता हूँ, तो वो सच्चाई ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। 1919 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। पूरा देश जुट गया उसमें, क्या क्रांतिकारी, क्या वामपंथी, सब जुड़ गए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक घटना होती है। गांधी जी उससे द्रवित हुए, वो आंदोलन वापस ले लिया उन्होंने। आंदोलन उन्होंने वापस लिया, लेकिन जो लोग जुड़े थे वे कन्फ्यूजन में आ गए। उनमें भगत सिंह जैसे लोग भी थे, उनमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग भी थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने तो 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण कर लिया, लेकिन महात्मा गांधी के इस आंदोलन वापस लेने के कॉन्सिक्वेंस ये हुई कि जो भगत सिंह लॉबी थी, उन्होंने एक नया संगठन खड़ा कर लिया, एचआरए एक नया संगठन उन्होंने शुरू कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जी। उसमें काम करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद जो है उन्होंने सोचा इसका नाम बदल दो, ठीक जी। और नाम बदल के इसमें एक सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया उन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये भगत सिंह का ही विचार था, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे और लेनिन को भी पढ़ा उन्होंने अंतिम समय में। तो ये उन्होंने एक संगठन बना लिया, वो इसमें काम करना शुरू कर दिया। तभी जो है 1925 में काकोरी में अगस्त में एक लूट होगी, एक ट्रेन लूट दी क्रांतिकारियों ने, वो केस लग गया। थोड़ा सा घटनाक्रम आगे बढ़ा, इन क्रांतिकारियों को सज़ा तो किसी और को देनी थी, लेकिन गलती से जो एडिशनल एसपी थे सैंडर्स, वो मौके पर आ गई, उनकी हत्या होगी। तो वो सैंडर्स केस जो था एएसपी के मर्डर का, घटना तो वो ये थी कि 1928 में जब साइमन आया, तो साइमन कमीशन के विरोध में जो हमारे बड़े नेता थे, जो हमारे लाल बाल पाल थे, उनमें से लाला लाजपत राय जी ने उसका मोर्चा संभाला। तो उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, उससे द्रवित हुए क्रांतिकारी, और उन्होंने जो है उसका बदला लेने का योजना बनाई। अब उसका दोषी कोई और था, दंड मिल गया सैंडर्स को, सैंडर्स मारे गए। तो वो केस लाहौर षड्यंत्र केस माना गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जी जी। तो उस लाहौर कॉन्स्पिरेसी का जो मुकदमा चला, उसमें ये सब लोग
नाम दर्ज हो गए। जी। नाम दर्ज होने के बाद स्थिति ये बनी कि अप्रैल 1928 में भगत सिंह लोबी ने सेंट्रल असेंबली में 2 बिलों का विरोध करने के लिए, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक ट्रेड यूनियन पे कोई बिल था कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। वो बिल ये मैसेज देना चाह रहा था। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंक दिया भगत सिंह जी ने और उसके साथी ने। और कोइंसिडेंस ये था कि जिस दिन वो बम फेंका गया 6 अप्रैल में, सेंट्रल असेंबली जो आज हमारी पुरानी संसद है, जो त्याग दी गई, एबेंडेंड होगी जो, उस दिन उसकी अध्यक्षता जो है, कम लोगों को जानकारी है कि सरदार पटेल के जो भाई थे, विट्ठल भाई पटेल, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और वो उस बिल को लेकर खड़े ही होने वाले थे, विट्ठल वहीं मौजूद थे। तभी उन्होंने बम फेंक दिया। और उस बम, वो कोई इतना घातक बम नहीं था, उसमें केवल 6 आदमियों की जो है इंजर्ड हुए थे, 6 आदमी, उनको थोड़ी चोटें आई थी, ये वो था। फिर ये केस जुड़ गया, सेंट्रल असेंबली केस। दोनों केस क्लब कर दिए गए और सरदार भगत सिंह जी पे जो है मुकदमा चालू हो गया। जब ये मुकदमा चालू हो गया तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। हमें अखबार दिए जाओ, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए, इनकी 10 मांग थी। उसके विरोध में इन्होंने एजिटेशन किया। 63वें दिन जतीन दास स्वर्ग सिधार गए। लेकिन सरदार भगत सिंह 116 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रहे, जो तत्कालीन एक रिकॉर्ड है। 116 दिन कोई भूखा नहीं रहा अब तक। 116वें दिन उनके पिता किशन सिंह संधू उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने वो फास्ट ब्रेक किया। इसी समय उन्हें 14 वर्ष की सजा होगी उस केस में। ठीक जी। जैसे उन्हें सजा हुई तो 8 अगस्त 1929 को, 29 को या 28 को, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, 8 अगस्त की घटना है। जवाहरलाल नेहरू जी इनसे जेल में मिलने गए, सारे क्रांतिकारियों से मिले, इनकी बात समझी और चले गए। फिर इन्हें जो है सेंटेंस टू डेथ हो गया, यानी कि मृत्युदंड दे दिया गया। जब इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया तो जो बड़े लीडर्स थे हमारे, गांधी जी जिनकी जयंती है, उन पर दबाव बढ़ गया। तो उन्होंने 4 मई में उन्होंने चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को जी, और उसमें ये लिखा कि ये गलत है। वो एक प्रयास किया। उसके बाद उस चिट्ठी का कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ गया। घटनाक्रम आगे बढ़ा तो हुआ क्या, ये चीज़ें जुड़ती रही। प्राणलाल मेहता जो इनके वकील थे सरदार जी भगत सिंह के, वो भगत सिंह से मिले। उन्होंने कहा एक अपील मर्सी पटिशन कर दो ताकि तुम्हें राहत मिल जाए। भगत सिंह ने अपील तो की पंजाब के गवर्नर को, लेकिन अपील क्या की, ये बहुत मज़ेदार बात है। उन्होंने लिखा कि मुझे फांसी नहीं, गोली से मारा जाए। देखिए, प्राणनाथ मेहता कह रहे हैं कि अपील करो मर्सी पटिशन की। उन्होंने अपील तो की, लेकिन ये कहा कि मुझे फांसी ना दो, मुझे शॉट डेड, गोली से मारा जाए। इसकी और प्रतिक्रिया हुई। हमारे तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय, दोनों बड़े वकीलों ने लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी, कोई रिजल्ट नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद मैदान में एक सभा करी, वहाँ कहा है फांसी रुकनी चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। गांधी जी फिर लॉर्ड इरविन से मिले 19 मार्च 1931 को। जी। 19 मार्च 1931 को मिले लॉर्ड इरविन से और उन्होंने पूरा घटनाक्रम समझाया, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। 20 मार्च को गांधी जी पुनः मिले लॉर्ड इरविन से कि इसे जो है सस्पेंड कराओ, सजा को कम से कम फांसी तो रुकवाई दो। लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि लॉर्ड इरविन पर दबाव ये था, वो वायसराय थे यहाँ, कि पंजाब के जो ऑफिसर्स थे, जो उस समय जिनका डिप्लॉयमेंट पंजाब में था,
उन सब ने ये धमकी दी थी कि हम मास रिजाइन करेंगे, अगर भगत सिंह की फांसी रुकती है, सस्पेंड होती है, तो हम मास रिजाइन करेंगे। अगर वो ऐसा होता तो इरविन की कुर्सी नहीं बचती, तो इरविन उधर से दबाव में थी। लेकिन उन्होंने गांधी जी को कहा कि मैं इस पर विचार करता हूँ। गांधी जी 20 मार्च में होम सेक्रेटरी से मिले, हार्बर्ट डब्ल्यू एमरसन से मिले। उन्होंने होम सेक्रेटरी को अपनी बात रखी। होम सेक्रेटरी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, जबकि इससे पहले इरविन भी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिख चुके थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्होंने लिखा था कि ये सस्पेंड हो जानी चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 21 मार्च में गांधी जी पुनः इरविन से मिले, ठीक, और चौथी बार, और मिलकर अपनी बात रखी कि इसे सस्पेंड तो कम से कम कराई दो। लेकिन इरविन ने उस दिन सीधा डिनाई किया, ठीक, जी, उसको सीधा डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है, मैं इसे कर ही नहीं सकता। लेकिन गांधी जी निराश होकर चले आए। 22 मार्च में वो फिर मिले लॉर्ड इरविन से, कंटिन्यू, और 22 मार्च में लॉर्ड इरविन ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको सस्पेंड कराने का, कम से कम फांसी तो रुक ही जावे। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। 23 मार्च को गांधी जी ने एक इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को, 23 मार्च 1931 में, कि अपनी पूरी जान लगा दी उन्होंने उस चिट्ठी में। जी। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। अल्टीमेटली सरदार भगत सिंह जी देश के ऊपर बलिदान हो गए, और जो उनका जो है उन्होंने सोची समझी एक उनकी बात थी कि मुझे इस देश के लिए बलिदान होना है, वो उन्होंने किया। गांधी जी कोई ऐसे व्यक्ति तो थोड़ा था जैसा लोग हल्के में ले लेते हैं। गांधी जी के बारे में मैं एक छोटी सी घटना सुना दूँ आपको। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ला कर आए जी, विलायती ला कर आए थे, बढ़िया वकील नाम हुआ। तो गांधी जी को एक मौका मिल गया पश्चिम चंपारण में जाने का, बिहार का एक ज़िला है। जी। पश्चिम चंपारण में जब गए तो जिस घर में उनका रुकने की व्यवस्था की गई, जब वो उस घर में बैठे जाके, सूटेड वूटेड थे, विलायती वकील थे, तो उस घर की जो माता थी वो आई और उसने आके उन्होंने नमन किया और नमस्ते करके वो चली गई। ठीक 5 मिनट बाद एक बहू आई जो उसके बेटे की पुत्रवधू थी, यानी कि उसकी, वो आई, उसने उन्हें गांधी जी को नमस्ते किया और फिर वो चली गई। गांधी जी ने वहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद गांधी जी जब वहाँ से चलने लगे तो गांधी जी ने कहा इन दोनों गृहिणियों को बुलाओ, मैं इनके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, इन्होंने जो मेरा अतिथि सत्कार किया उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैसेज अंदर दिया गया। तो फिर वो सास आई इकली, गांधी जी ने उससे मिलने कि बहू को बुलाओ। तो उस घर के जो स्वामी थे उन्होंने कहा गांधी जी एक समय में दोनों नहीं यहाँ उपस्थित हो सकती। कि क्यों? कि घर में एक ही साड़ी है, हमारे घर में एक ही साड़ी है जिसे पहन के किसी मेहमान के सामने आ सकते हैं। तो ये अंदर जाएंगी, इस साड़ी को बहू इस्तेमाल करेगी, तब वो बाहर आएंगी। तो गांधी जी ने सिर पकड़ लिया अपना और वो बैठ गए ज़मीन पर, और उन्होंने कहा मैं विलायती सूट पहनकर सूटेड बूटेड एडवोकेट बना घूमता हूँ, और देश की स्थिति ये है कि एक घर में एक ही साड़ी है। गांधी जी ने अपने जूते, पैंट, सूट सब कुछ वहीं उतारा था पश्चिम चंपारण में, और ये पूछा था उस घर के मालिक से कि घर में कोई कपड़ा है? कि हाँ मार्किन है। मार्किन दी गई गांधी जी को, और गांधी जी वहाँ से मार्किन लपेट कर चले थे, और जीवन भर उस मार्किन यानी एक ही कपड़े में रहे। वो गांधी थे। ये हिम्मत है किसी में? ये हिम्मत है आज किसी में? नहीं है। गांधी ऐसे ही नहीं बना जाता। सोचो वो कितना गर्वित हुए थे। आज जो हमें चला रहे हैं या हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो हमें लीड करते हैं, किसी में है इतनी कैपेसिटी, इतना त्याग?
सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कोई। सोच भी नहीं सकता गांधी। और गांधी के अपने विचार थे। ये जो सत्याग्रह है ना, जिसे गांधी की देन मानते हैं लोग, ये विचार गांधी ने अपनाया था। ये गांधी का अपना विचार नहीं था। एक अमेरिकन थिंकर हुए हैं थोरो, यहाँ एक कोटेशन लिखी हुई है थोरो की, दिखाऊंगा आपको जी। ये विचार थोरो का था। थोरो को गांधी जी ने पढ़ा, उनके विचार को एडॉप्ट किया और अपने जीवन में उसको आत्मसात किया और उसे फिर अपना लिया। तो ये गांधी जी थे। और ये जो समाज के लोग या जिम्मेदार लोग या अज्ञानता में लोग गांधी पर ये आरोप लगाते हैं कि गांधी ने उनको नहीं बचाया, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी खुद मिलने गए, मैंने बताया तेज बहादुर सप्रू जी, मालवीय जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने खुद, बल्कि ब्रिटेन की भी एक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने भी विरोध किया था सरदार भगत सिंह की फांसी का और शासन को जिम्मेदार ठहराया था कि इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, लेकिन जो नियति को मंजूर है वो होना था। और भगत सिंह कोई रिवोल्यूशनरी ही थोड़ा ही थे, भगत सिंह एक विचार था। बिल्कुल। भगत सिंह एक दौर था। भगत सिंह, उनके जितने साथी थे वो सब बाई हुक और क्रुक उनके अगेंस्ट किए गए उस मुकदमे में। एक और इसमें मुकदमे में नाम है बटुकेश्वर दत्त जी। जब 14 साल की सज़ा हुई थी इन सबको, बटुकेश्वर दत्त को तभी सेलुलर जेल भेज दिया गया था अंडमान में। वो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रहे, 28 में भेजे गए थे और 14 साल वो जेल काट के आए वापस। उन्होंने कोई मर्सी पटिशन नहीं की, कोई अपील सरकार को नहीं की कि मुझे छोड़ दिया जाए। और आके 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बटुकेश्वर दत्त ने भाग लिया, जबकि देश में और बहुत नाम है जिन्होंने मर्सी पटिशन दाखिल की, अपील भी की बार बार ब्रितानी हुकूमत से कि हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसे और भी लोग थे, माफी वीर लोग भी थे। हाँ, उनका अपना जीने का ढंग है ना, वे ऑफ लाइफ। उस टाइम पे 25 रुपये कहते हैं कि उसके भी लिए, पेंशन के भी। लेकिन ये जो आज का ताना बाना बन गया है, क्यों बना है? इसके पीछे क्या कारण है कि लोग मानने लगे हैं कि भगत सिंह को बचाने में गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इन लोगों ने साथ नहीं दिया? ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो हकीकत मैंने आपको बताई, इसे आप चेक करो, फैक्ट चेक करो जी। एनाल है तो एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल हिस्टोरिकल, गजेटर निकलवाओ। गांधी जी ने इतने प्रयास किए कि नहीं किए? जी किए जी। अब ये बात हम पकड़ पकड़ के किसको बतावें कि गांधी जी ने तो इतना प्रयास किया? जो कोई भी नहीं जानता वो भी जो है एक वाक्य तो कह देता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चरखे से आज़ादी नहीं मिली, जबकि चरखे का मतलब कुछ और था। अब वो देखो, एक परसेप्शन है, फिलोसफी है क्या? मुझे इधर सामने का बिल्कुल साफ दिख रहा, यहाँ क्या है, ठीक जी। मेरे जो पीछे है वो मुझे नहीं दिख रहा, वो सामने वाले को दिख रहा, या मैं उसे देखना नहीं चाहता। अगर मैं इधर से देखना भी चाहूँ तो नहीं चाहता देखना। तो जो लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें उसी दिशा में काम करना है, वो चाहते ही नहीं देखना। अगर उन्हें आप दिखाओगे भी गजेट यार, ये वो जो एनाल्स हैं, जो रिकॉर्ड है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो सब, तो वो देखना नहीं चाहते उस चीज़ को। उन्हें उस पर अपना जीवन निर्वाह उसी पर करना है, उसी लाइन पे। अच्छा, चरखे वाली बात क्या है? थोड़ा सा इस पर भी अगर क्लियर हो जाए कि आज़ादी तो भगत सिंह ने दिलवाई, चरखे का तो नाम है। अनिरुद्ध भाई, फिर वही बात है, आप चरखे का नाम ले लो, आप इस चीज़ को आपने एक मन बना लिया कि मान लिया हम और आप तर्क वितर्क कर रहे कोई, और एक कुतर्क आ गया बीच में। जी, तर्क वितर्क, कुतर्क आ गया, कुतर्क का कोई जवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब कोई कहता है बकरी को जो है 4 पैर हैं, सबको पता, भगवान ने 4 ही बनाए। अब कोई कुतर्क लेकर आ जावे कि 3 पैर हैं और एक्सेप्ट करना नहीं है, तो वो 3 ही पैर हैं, वो उसी लोभी के लोग हैं, वो उसी लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानना भी चाहते हैं और हमारा फर्ज है कि हम उन तक ये जानकारी भेजें। अगर उत्सुक हैं लोग, पैशन फॉर नॉलेज जिस आदमी के अंदर है, तो रिकॉर्ड तो है, ढूंढना चाहे। हाँ, अब ये वर्तमान में जो पीढ़ी है ये ज़्यादा नहीं जानना चाहती,
जो केवल इसकी पीढ़ी है, जी 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 जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पीढ़ी है जी 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 और इसकी पीढ़ी है, वो नहीं जानना चाहती। आप टेक्स्ट पढ़ो, आपको मिल जाएगा। हमने कहाँ से सीखा? कोई हम पैदा थे उस समय? हम थोड़ा ही पैदा थे। जी जी हमने भी तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखी इस विषय पर, क्या है, कितने राइटर क्या कह रहे। और बल्कि 1893 में फ्रांस में एक घटना हुई थी। जी ये जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था ना भगत सिंह जी ने, ये उनका निजी विचार नहीं था। 1893 में फ्रांस में एक ऑगस्टे वैलेंटिए थे, उन्होंने यही काम किया था वहाँ फ्रांस में, और इसी तरह का बम फेंका था। और सेम उन्होंने यही कहा था खड़ा होकर कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन इस बैरी सरकार के कान खोलना है। तो ये विचार जो है भगत सिंह जी ने वहाँ से ऑगस्टे वैलेंटिए से लिया, फ्रांस के। जी जी तो आदमी कहीं से तो विचार लेता ही है ना, सीखता है। अब मुझे अगर कुछ जानना है तो कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ढूंढना नहीं चाहती, आसानी से जो उपलब्ध है वो ही सत्यता स्वीकार कर लेती है। और देश में एक वातावरण इस तरह का बन रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, अतिवाद के शिकार हैं। मैं अतिवाद का अगर शिकार हूँ तो मुझे आपकी सच्चाई नहीं लगती। बिल्कुल। मैं जो कह रहा बस वही सच है। अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं है तो फिर एंटी हैं आप, एंटी नेशनल हैं, एंटी रिलीजन हैं आप, एंटी हिंदू हैं आप, एंटी सनातन हैं आप, एंटी मुस्लिम हैं, सब कुछ हैं आप बस फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सारे प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र हैं। तो लोग जो है अगर उस में हैं तो क्या किया जा सके? जी जी अतिवाद के शिकार का तो कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जो मान के बैठ गया कि 3 ही टांग है तो 3 ही है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिन्हें पैशन फॉर नॉलेज है, जो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखेंगे। और आपके जरिए, मेरे जरिए, पुस्तकों के जरिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के जरिए, गजेटियर के जरिए जानना चाहें तो जान जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई ये नहीं कहने का खड़ा हो गया कि नहीं भाई गांधी जी ने प्रयास किया था बचाने का। परसेप्शन यही चलाना है कि वो भगत सिंह जी को बचाया ही नहीं, वो चाहते तो बचा सकते हैं। ये है। और एक चीज़ और है कि लोग इसलिए भी जानना नहीं चाहते क्योंकि जब से ये यूनिवर्सिटी खुल गई है नई वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस पर फॉरवर्डेड ज्ञान इतना है कि हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है। फॉरवर्ड कर, उस पर लिखा भी आएगा ऊपर, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। हाँ, मैनी टाइम्स है। वो एक है ना कि हमने घर से कूड़ा निकाल लिया, जी जी, पड़ोस वाले घर के बाहर डाल दिया, उसने ठा के वो दूसरे के बाहर डाल दिया, उसने तीसरे के बाहर, ना उसकी सत्यता जांच रहे। जी जी जी। अभी एक वीडियो आया हमारे राजस्थान में, जो लीडर हैं सचिन पायलट जी, उनके परिवार के बारे में एक वीडियो किसी ने भेजा, बहुत जिम्मेदार आदमी ने भेजा मुझे। और मैं उसे सुन के जो है मैंने लिख के भेजा कि सचिन पायलट की बहन का नाम सारिका है, उसके पति का नाम विशाल है, उसके बेटे और उसकी बेटी का भी नाम मैंने लिख के भेजा, और वो एक होटल कारोबारी हैं। ये आपका वीडियो बिल्कुल गलत है। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन लोग देखना तो नहीं चाहते। बिल्कुल, पढ़ना भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, देखना चाहते। जबकि अगर चाहें तो बहुत कुछ निकाला जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। आपके दर्शकों और श्रोताओं को मेरी ओर से इस महामानव मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा, राष्ट्रपिता कहा, उनकी पत्नी को भी राष्ट्र माता केवल सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, कस्तूरबा जी को। जी जी। उनकी जन्म जयंती पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं जी, और फिर उम्मीद करता हूँ कि ये देश, इस देश की पहचान कभी बुद्ध से थी, बुद्ध के बाद ये पहचान विवेकानंद जी से रही, विवेकानंद जी के बाद ये पहचान आज गांधी की पहचान है, और ये देश गांधी का ही है, और उम्मीद करता हूँ कि ये गांधी का ही रहेगा। जी जी। जो लोग इधर उधर का प्रयास करते हैं वो विफल रहेंगे। ये देश, इस देश का परिचय गांधी का ही परिचय है। जी जी। और अभी G20 सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल फिर साबित हुआ है, 20 राष्ट्राध्यक्ष जो है नमन करके आए हैं। जो नहीं भी चाहते थे वो भी गए। जी जी। जो खुद नहीं जाना चाहते थे वो दूसरों को भी लेकर गए। जी जी। बहुत सारा धन्यवाद आपका। जी जी। क्या आपने फिर मुझे चुना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मकसद आप तक सच्चाई भेजना है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। हम ये वीडियो खुद भी बना सकते थे रिसर्च करके, लेकिन एक चेहरा और आवाज़ में दम वो बेहद ज़रूरी है। जो गुरुजी के पास बहुत अच्छे तरीके से बात रखने का हुनर है वो हमने आपके सामने रखवाया, आप तक ये वीडियो भेजा।
और जो लोग चरखे पर सवाल उठाते हैं उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि चरखा किस लिए चलाया गया। चरखा आज़ादी के से कोई चरखे का मतलब नहीं था, केवल अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने से मतलब था। और आप देखेंगे जिन युवकों की उम्र 30 से 32 साल है, अगर उन्होंने अपनी दादी को घर में देखा होगा तो उन्हें चरखा चलाते हुए ज़रूर देखा होगा। जब करोड़ों का घाटा शुरू में ही अपने सूत काटने की वजह से अंग्रेज़ों को हुआ, उसी वक्त अंग्रेज़ गांधी जी से डरने लगे थे। ये जो रास्ता है जो गांधी जी ने दिया था वो आज तक चला रहा है। जितने भी धरने शांतिपूर्वक होते हैं ज़्यादातर कामयाब होते हैं। अगर आप उग्र होकर पुलिस के ऊपर या कहीं भी कोई बमबारी, गोलाबारी, लाठी का या पत्थरबाजी का काम करते हैं, आपके ऊपर तुरंत अटैक करेगी। आज की सरकारें और आज का प्रशासन भी यही चाहता है कि ये आंदोलन इसी तरीके से टूट सकता है। इसलिए कई बार कोशिश भी की जाती है। किसान आंदोलन आपने देखा, उसमें कोशिश की गई कि इस आंदोलन को किस तरीके से तोड़ा जाए। उसमें पथराव से लेकर और यहाँ तक कि जब वो निहंग सिखों ने एक व्यक्ति को मार दिया, उसको पूरा प्रोपेगेंडे के तहत चलाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि गांधीवादी तरीका था और वही रास्ता था। और ये देश हमेशा गांधी का देश रहेगा। एक ही नाम है जिससे एक पूरा का पूरा वर्ग डरता है, वो नाम है गांधी। खैर, हम आपको लगातार कोशिश करते रहेंगे इस तरह की वीडियो दिखाने के, जिससे आपको नॉलेज मिले और आप मोटिवेट हों। और हमारे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने कीमती समय से समय निकाल कर देते हैं। और मैं उन सब का भी आभारी रहूँगा जो लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो ये वीडियो है इस पर कमेंट करके बताएं क्या इस तरह की वीडियो हमें और भी बनानी चाहिए, ताकि फैक्ट के साथ हम आपसे बात कर सकें। जय हिंद, जय भारत।